सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया इस चैप्टर में, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी हम सेम वे से करें, पहले एनसीईआरटी से और उसके बाद नोट से। तो स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। सो पहले तो वो बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय mechanical and the chemical processes. The buccal cavity performs two major functions: mastication of food and facilitation of swallowing. The teeth and the tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. उन्होंने क्या कहा है? तो अभी तक उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास डाइजेशन है वो केमिकली भी हो रही है और मैकेनिकली भी हो रही है। फॉर एग्जांपल माउथ में जो टीथ एंड टंग है वो मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहे हैं। कैसे? उसको च्यू करके, फूड को च्यू करके। और केमिकली भी कैसे? क्योंकि एंजाइम्स आ रहे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हमारे पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ ही रहे हैं। तो ऐसे केमिकल और मैकेनिकल मीन्स दोनों से डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है। उसके बाद उन्होंने माउथ की एग्जांपल दी थी कि टू फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ओरल कैविटी। फर्स्ट वन इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग ऑफ फूड, एंड नेक्स्ट इज स्वेलोइंग, स्वेलोइंग को और क्या कहते हैं? डेग्लूटेशन। नेक्स्ट, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. अब सलाइवा, जब हमारे सलाइवा में म्यूकस सेक्रेट होता है वो स्टिकी सब्सटेंस, उसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है कि वो फूड को लुब्रिकेट कर देगा टू फैसिलिटेट द स्वेलोइंग, जो स्वेलोइंग है वो ईजिली हो सके, फ्रिक्शन ना लगे। दूसरा, उस म्यूकस का काम क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से एडहेयर करने का, ताकि वो फूड को किस में कन्वर्ट कर सके? बोलस में। इतना तो आपको पता है ना कि जब फूड ओरल कैविटी से निकल जाता है उसको बोलस कहते हैं, और जब वो स्टमक से निकल जाता है व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द गैस्ट्रिक कंटेंट उसके बाद उसको काइम कहते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन। अब माउथ के बाद वो कहाँ पर जाएगा? फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में बाय द प्रोसेस ऑफ swallowing और डिग्लूटेशन. The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis. अब ईसोफेगस एक हमें पता है लॉन्ग ट्यूब है जो फेरेंग से लेके स्टमक तक है। अब किस तरह से फूड फेरेंग से स्टमक तक जा रहा है? वो कह रहे हैं कि ईसोफेगस में वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शंस हो रही हैं। उन वेव्स को, उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पैरिस्टालिटिक मूवमेंट्स, जिनके कारण जो फूड फेरेंग से स्टमक तक पास ऑन हो रहा है। दोबारा बता रही हूँ, उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरिस्टालिटिक मूवमेंट या पैरिस्टालिसिस। The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. और फिर हमने ये भी बताया था ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। एक्चुअली यहाँ डायग्राम है नहीं, मैंने डायग्राम दिखानी थी, पर आप एक बारी इमेजिन कर लो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उसका क्या मेन रोल होगा कि दोबारा से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस में वापस ना चले जाए। ये मैंने पहले भी बताया था। इसके एसोसिएटेड डिसीज़ होती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिनमें लोगों का ये स्फिंक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करता और जो स्टमक कंटेंट है वो ईसोफेगस में चले जाता है, जिसके कारण ईसोफेगस में अल्सर्स हो सकते हैं। उनको ऐसे एसिडिटी या हार्ट बर्न जिसको हम कह देते हैं वो फील होता है। इतना समझ आ गया? अभी तक हमने क्या देखा कि जो डाइजेशन है वो टू मीन से होती है, मैकेनिकल और केमिकल। फिर हमने माउथ की एग्जांपल ली, टीथ और टंग मैकेनिकल डाइजेशन करा रहे हैं। फिर स्वेलोइंग को डेग्लूटेशन भी कहते हैं। जो फूड है वो माउथ से फेरेंक्स, फेरेंक्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक जा रहा है। ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट्स हो रही है? पैरिस्टालिटिक मूवमेंट्स। इतना क्लियर? फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ लिया, क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे। द सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स, salivary amylase and lysozyme.
The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. About 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme by optimum pH of 6.8 into a disaccharide maltose. Lysozyme present in the saliva act as an antibacterial agent that prevent infection. अब इतना मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सलाइवा में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, और फिर हमारे पास 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इतना क्लियर है। सबसे पहले सलाइवा के कंपोनेंट कौन से हैं, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं, इतना क्लियर। उसके बाद उन्होंने क्या क्या, हमने क्या कहा था कि केमिकल डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे? एंजाइम प्रेजेंट होता है सलिवरी अमाइलेस। अब अमाइलेस वर्ड इज एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट, ये आपने याद रखना है। अमाइलेस वर्ड इज एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट। सो अमाइलेस का फंक्शन क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। ये क्या करेगा, हमारे पास जो स्टार्च है, हम फूड खा रहे हैं, उस फूड में जो स्टार्च होगी ना, यहाँ पर 30% स्टार्च ऑलरेडी डिजेस्ट कर देगा सलिवरी अमाइलेस इनटू माल्टोस। मैंने क्या कहा कि जो सलिवरी अमाइलेस है वो 30% स्टार्च को माल्टोस में यहाँ पर ही डाइजेस्ट कर देगा माउथ में, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए pH 6.8 चाहिए जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर। दूसरा, अब लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है कि वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। एक बार इतना दोबारा बता दूं कि हमारे पास सलाइवा के 2 कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। फिर हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप्स के, सलिवरी अमाइलेस, लाइसोजाइम। अमाइलेस नाम से क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, 30% स्टार्च को ये माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। फिर लाइसोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। माउथ का पीएच कितना होता है, 6.8, ये याद रखना है। ये पैराग्राफ क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा से वही बताया, आप इसको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे इन नोट्स को आप अच्छे से देख लेना, सेम एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द म्यूकोसा ऑफ द, अब फूड ईसोफेगस से चला गया स्टमक में, अब हम स्टमक की बात कर रहे हैं। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 major types of cells, namely mucous neck cells which secrete mucus, peptic or chief cells which secrete proenzyme pepsinogen, and parietal or oxyntic cells which secrete HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor which is essential for the absorption of vitamin B12. तो पहले इतना देख लेते हैं। हमारे पास स्टमक यानी कि गैस्टर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कुछ एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट कर रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 types ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 types ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। थर्ड इज पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स। ये क्लियर हो गया, म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेराइटल सेल्स। ठीक है, उनके सेकंड जो दूसरा नेम है वो भी आपने याद कर लेना है, पर आप ऐसे याद रख लो MPP। ये 3 types ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। M से म्यूकस नेक सेल्स, P से पेप्टिक सेल्स, P से पेराइटल सेल्स। MPP ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 types ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सेक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। फिर हमने ये देखना है कि जो पेप्टिक सेल्स है, नाम से क्लियर है, पेप्टिक ये क्या सेक्रेट कर रहा है, एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। पर ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl। जब HCl सेक्रेट होता है पेप्सिनोजन को वो कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन हेल्प करेगा फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन में। फिर पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स ये हमारे पास HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है हमें बताइए। HCl क्या करता है, HCl एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर्म करता है स्टमक में, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो वहाँ पर फंक्शन कर सके, या कोई इन्फेक्शियस एजेंट है तो उसको किल कर देगा
इतना एसिडिक इन्वायरमेंट अगर होगा, ये ऑब्वियस है, तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा, राइट। फिर है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन आई होप सबको क्लियर है। क्या करता है इंट्रिंसिक फैक्टर? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब ये तीनों सेल्स जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, तीनों के फंक्शंस आई होप क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। द फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। तो फूड इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्टमक में कितना टाइम स्टोर्ड रहता है, कितना टाइम वहाँ डाइजेस्ट होता है, हम कह सकते हैं 4 to 5 hours। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे स्टमक में 4 to 5 hours तक फूड रहता है। अब जब वो स्टमक में चर्न हो रहा है, चर्न मतलब कि अच्छे से ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पर भी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो अच्छे से गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिक्सअप हो रहा है, और अब वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा, अब उसको हम क्या कहते हैं? काइम। द फूड विच इज मिक्सड विद द गैस्ट्रिक कंटेंट इज नोन एज काइम। बोलस क्या था? द फूड विच इज मिक्सड विद सलाइवा, दैट इज नोन एज बोलस। गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिक्सड फूड को हम काइम कहते हैं। ये दोनों बातें, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid get converted into the active enzyme pepsin, proteolytic enzyme of the stomach। Proteolytic मतलब the enzyme which helps in the breakdown of protein, उसको कहते हैं proteolytic enzyme। पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन इज अ proteolytic enzyme। नेक्स्ट, पेप्सिन कन्वर्ट्स, चलो ये बाद में करते हैं, पहले रिवाइज कर ले। हमने क्या पढ़ा कि स्टमक, हमने अभी तक पढ़ा था कि एलिमेंट्री के नाम में 4 लेयर्स होती है। सबसे इनर मोस्ट वाली जो म्यूकोसा है ना, स्टमक के केस में उस म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स पढ़ लिए, म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करे हैं, पैप्टिक या जिसको चीफ सेल्स कहते हैं जो पेप्सिनोजन रिलीज करे थे, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इनके फंक्शंस क्लियर है, म्यूकस क्या करता है, ये क्या करता है और ये भी क्या करता है। 4 to 5 hours तक फूड हमारे स्टमक में रहता है, उसके बाद आगे जाता है, उसको कहते हैं हम काइम। डन। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे थे वो? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, पेप्सिन द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, Pepsin, the proteolytic enzyme, Pepsin convert proteins into proteoses and peptones, या जिनको हम क्या कहेंगे collectively peptides। Pepsin क्या करेगा? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटियोजेस में एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। पेप्सिन प्रोटीलिटिक एंजाइम में प्रोटीन पे एक्ट करके प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। नेक्स्ट, the mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in the lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। इन पैराग्राफ्स में सबके फंक्शन बताया। म्यूकस का क्या फंक्शन बता रहे हैं कि जो गैस्ट्रिक की स्टमक की हमारे पास लाइनिंग है उसको HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। 2 फंक्शंस बता दिए। अब आगे HCl का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स द एसिडिक pH ऑफ 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, कि पेप्सिन अच्छे से एक्ट कर सके। Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infants which helps in the digestion of milk proteins. Small amount of lipases are also secreted by gastric glands। अब यहाँ पर उन्होंने एडिशन कर दिया कि म्यूकस, HCl, पेप्सिन और इंट्रिंसिक फैक्टर के अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेस भी प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक पे। अब लाइपेस नाम से क्लियर है, लाइपेस इज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। देन तो ये पैराग्राफ एक बार रिवाइज कर ले। क्या क्या है उन्होंने? पेप्सिनोजन HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ये इनएक्टिव था या एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन की ब्रेक डाउन इनटू द प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन। अब सबके फंक्शन, HCl एसिडिक pH, कितना pH बताया मैंने अभी? 1.8 का pH मेंटेन करके रखता है। किसकी फंक्शनिंग के लिए? पेप्सिन, या वहां पर पेप्सिन एक्ट कर सके, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा सके, उसको एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। म्यूकस का क्या फंक्शन होगा? ल्यूब्रिकेशन
and protection of gastric wall from HCl. इंट्रिंसिक फैक्टर बता दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन, यही प्रमोट करवाता है. एक उन्होंने ये कहा था कि इन्फेंट्स के केस में हमें पता है जो मदर का मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, राइट. तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक उनके केस में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन. वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. ये चीज़ याद रखनी है, इट कुड बी अ क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लेना कि रेनिन प्रेजेंट होता है. अब आगे बढ़ते हैं. Various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movements help in thorough mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice, and the intestinal juice are the secretions released into the small intestine. तो अब स्टमक के बाद हमारे पास फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ कहाँ से सेक्रीशंस मिल रही है? एक तो उसकी खुद की सेक्रीशन इंटेस्टिनल जूस, दूसरी बाइल की सेक्रीशन, गॉल ब्लैडर भी सेक्रेट कर रहा है, तीसरा पैनक्रियास. तो गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास और खुद की सेक्रीशन, ये तीन सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल रही है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गॉल ब्लैडर की, पैनक्रियास की और खुद की सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल रही है. गॉल ब्लैडर की सेक्रीशन को हम बाइल कहते हैं, पैनक्रियास की सेक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल सेक्रीशन को इंटेस्टिनल जूस. और एक इसका दूसरा नाम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है, सक्कस इंटेरिकस. ठीक है. Are the secretions released into the small intestine? Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. ये डक्ट सिस्टम मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था, ये आपको पता ही है. अब हिपैटो मतलब कि लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब आपको पता है कि ये जो डक्ट होगी ये लिवर और पैनक्रियास दोनों वहाँ की, उन दोनों की डक्ट को कंबाइन करके बन रही है. तो उससे हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं. द पैनक्रेटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम. अब ये यहाँ से ध्यान देना, इस लाइन से ध्यान दे लो कि पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. तो पहले ट्रिप्सिनोजन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस, अमाइलेसिस, लाइपेसिस, न्यूक्लियसिस. अब इसको याद कैसे करना है? ये पहले तीन नाम, ट्रिप्सिनोजन अगर याद रखोगे तो काइमोट्रिप्सिनोजन. अब इतना बड़ा, उसके साथ एक और बड़ा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस. ये तीन क्लियर. पैनक्रेटिक जूस के पहले ये तीन एंजाइम क्लियर, ट्रिप्सिनोजन, उसके साथ ही काइमोट्रिप्सिनोजन, और उसके साथ ही इतना बड़ा और नेम, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस. इतना क्लियर. अब एस शुरू हो गया, पेप्टाइडेस. अब और तीन एस वाले हैं, अमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस. ऐसे याद कर लो. ठीक है, इनको आप याद कर लेना, ट्रिक बता दिया मैंने. ऐसे अच्छे याद हो जाएगा कि पेप्टाइडेस, एस शुरू हो गया, अब आगे अमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस. डन. Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa. अब जैसे वहाँ पर पेप्सिनोजन था स्टमक के केस में, जन, जो जन, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अभी ये सारे इनएक्टिव थे. ठीक है. अब वो कह रहे हैं ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने किया है? एंटेरोकाइनेस ने, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा प्रोड्यूस कर रही है. ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में, एक्टिवेटेड फॉर्म. अब आगे ट्रिप्सिन बाकी जो बचे हुए हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, इन सभी को एक्टिवेट कर देगा. इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice. पहले वो पैराग्राफ रिवाइज कर लेते हैं. उन्होंने क्या कहा? मूवमेंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द मिक्सिंग फूड विद वेरियस सेक्रीशंस. 3 सेक्रीशंस थी, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस. हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आ रहा था इंटेस्टिन में. पैनक्रियाटिक जूस के ये एंजाइम्स याद कर लो. तो फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिनोजन, फिर उसके साथ ही काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर मैंने ऐसे याद कराया था ये बड़ा है, इसके बाद प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, फिर एस वाले यहाँ से एस शुरू हो गया पेप्टाइडेस से, फिर अमाइलेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियस. फिर हमने ये पढ़ा था कि ट्रिप्सिनोजन
इसको कौन, ये सारे अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ये सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में है। एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया किसने, ट्रिप्सिन ने, फिर ट्रिप्सिन ने आगे बाकी सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ तक इतना ही था, यहाँ पर उन्होंने यही बोला है। फिर आगे आगे पढ़ते हैं। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डूडेनम, पैनक्रियाटिक जूसेस तो हमने देख लिए कौन से एंजाइम से। अब आगे पढ़ते हैं बाइल वाला। The bile released into the duodenum contains the bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids, but no enzyme. कोई भी बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, सिर्फ बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। उसके अलावा बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये याद रख लेना। अब बाइल का क्या फंक्शन है, बाइल का मेन फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, दैट इज नॉन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मिसल्स हम कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स। सो लार्ज जो ग्लोब्यूल्स कह दें या लार्ज जो पार्टिकल्स हैं फैट के, उनको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेसेस। वहाँ पर हमने पहले पैनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम पढ़ा लाइपेस, उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, बाइल। फाइन, ये 2 फंक्शंस पढ़ लिए, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ लाइपेस। बाइल जूस के फंक्शन अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने ये 2 बताने हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ लाइपेस। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स which secrete mucus. The secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus. ये मैंने आपको पहले भी बताया। इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। जो मतलब कौन ये जो सक्कस एंटेरिकस है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो म्यूकोसा के जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वो, सेकंड गॉबलेट सेल्स। So brush border cells of the mucosa and goblet cells produce succus entericus. This juice contains a variety of enzymes like disaccharidases, dipeptidases, lipases, nucleosidases. तो इसमें ये आपने याद रखना है कि इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, सारे ए से साले हैं, डाइसेक्राइडेसिस, उसके साथ ही डाइपेप्टाइडेसिस, फिर न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड लाइपेसिस। Fine. Next, the mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium. pH of 7.8 for enzymatic activities. अब फूड हमारे पास आया था स्टमक से। स्टमक में क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। अगर वही जो एसिडिक जो कंटेंट है अगर वही इंटेस्टिन में आ जाएगा तो यहाँ वाले जो एंजाइम्स हैं, बेसिकली इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। उनको क्या पीएच चाहिए, 7.8 वाला। तो यहाँ पर क्या है, एक तो म्यूकस जो इंटेस्टाइन में है, सेकंड जो बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयन सब कहाँ से आए, ये पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन, ये 2 चीज़ें अल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करेंगी ताकि यहाँ के एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उनको एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, उनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए जो कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस उनको देंगे। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स और ब्रूनर ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। अब ये बताओ कहाँ हमने पढ़ी है सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, डूडेनम में। हमने कहा था ना डूडेनम की सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको हम सबम्यूकोसल ग्लैंड्स और ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी क्या करती हैं, सिक्रीशंस पोर करती है जो कि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी हो पाती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस पैराग्राफ में क्या किया, हमने पढ़ा कि जो ट्रिप्सिन है उसको एंटेरोकाइनेस एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिनोजन को, किस में, ट्रिप्सिन में, फिर ट्रिप्सिन आगे बाकी एंजाइम्स को। फिर हमने पढ़ा बाइल, 2 फंक्शंस पढ़े थे हमने बाइल के, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में एक तो हेल्प करता है हमारे पास, दूसरा लाइपेस को एक्टिवेट कराने में मदद करता है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें कोई एंजाइम्स, बाइल में कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें पिगमेंट्स हैं, बिलीरूबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये चीज़ें प्रेजेंट है, कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। आई रिपीट, बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है।
फिर हमने क्या पढ़ा, म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस, इसको हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। अब पैनक्रियाटिक जूस के आई होप सभी एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियस, ये तो अब आपको याद हो गए, राइट। अब बाइल, फिर हमने पढ़ा बाइल का, बाइल में तो कोई एंजाइम है ही नहीं एज सच। फिर हम अब थर्ड पढ़ रहे हैं लास्ट वाला जो कि है इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स। अब इसमें कौन से हैं, एस 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 वाले, डायसेक्राइडेसिस, डायपेप्टाइडेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड लाइपेसिस, ये चार इसके हैं। तीनों यहाँ पर 3 सेक्रेशंस आ रही थी, तीनों दो मतलब उनमें से दोनों के एंजाइम सब मैंने आपको रटा दिए हैं। नेक्स्ट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट मैंने बता दिया, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ब्रूनर ग्लैंड भी वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम देखेंगे कि चलो ये तो हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, अब ये जो एंजाइम्स है कैसे कैसे वो डाइजेस्टिव रोल प्ले करे, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर से आपने स्टार्ट हो देना, पहले नंबर पे हमने पैनक्रियाटिक जूस पढ़ा है, पहले पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स डाइजेशन करेंगे। सेकंड स्टेप पे डाइजेशन कौन कर रहा है, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, ठीक है। पहले पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, सेकंड फिर इंटेस्टाइन के एंजाइम आगे सेकंड स्टेप में डाइजेशन करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है।